सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 14 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना है इसको कि 2024 में कोप 29 की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा। तो इसका उत्तर होगा अजरबैजान। तो कोप 29 जो 2024 में होगा, संयुक्त राष्ट्र का अगला जलवायु सम्मेलन, ये अजरबैजान की कैपिटल बाकू में होगा 11 से लेके 24 नवंबर 2024 तक। अभी आपको पता है कोप 28 का आयोजन हुआ 2023 में, 30 नवंबर को शुरू हुआ था और 12 दिसंबर तक ये चला यूनाइटेड अरब अमीरात में। यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में हुआ। पिछले साल जो कोप 27 हुआ था शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं ये है क्या। वैसे मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया है। देखो, आपको पता है पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है जिससे क्लाइमेट चेंज का खतरा है। तो इसी को ध्यान में रख कर के 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहां पे? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। और उस सम्मेलन को रियो समिट भी कहते हैं, रियो सम्मेलन भी कहते हैं। और यहां पे एजेंडा 21 पारित हुआ था जिसका उद्देश्य था 21वीं सदी को बचाना। और इसी के अंतर्गत या इसी के लिए 1992 में UNFCCC का गठन किया गया। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसी को जिम्मेदारी दी गई कि पर्यावरण का ये ध्यान रखे। यहाँ पे आप ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि UNFCCC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बॉन, जर्मनी में है। मैंने अभी आपको बताया इसका गठन किया गया था 1992 में, लेकिन ये एक्शन में आया 1994 में। और इसके सदस्य देशों के बीच में जो बैठक होती है उसी को कहते हैं कोप, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और इसकी जो पहली बैठक है यानी कि कोप 1 का आयोजन ये 1995 में हुआ था जर्मनी के बर्लिन में। और मैंने आपको बताया था इसकी एक बैठक भारत में भी हो चुकी है। कब हुई थी और कहां पे हुई थी? तो सन 2002 में कोप 8 का आयोजन हुआ था भारत में, नई दिल्ली में। और एक कोप 3 भी याद रखना, ये 1997 में हुई थी। कहां पे? क्योटो, जापान में। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था जिसका संबंध किससे है? ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने से। अभी कोप 15 के बारे में आपने सुना होगा, जैव विविधता के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, जिसका आयोजन कहां पे हुआ था? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। ये भी याद रखना। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे कोप से संबंधित बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी अगर नहीं पता था तो। लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले अजरबैजान न्यूज में आ गया तो इसके स्टैटिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अजरबैजान जिसकी कैपिटल हो गई बाकू और इसकी करेंसी होती है अजरबैजानी मनत। अब कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। देखो, अभी 2023 में ब्रिक्स समिट का आयोजन कहां पे हुआ? साउथ अफ्रीका में हुआ। और एक करंट अफेयर्स का बहुत ही प्यारा प्रश्न बनेगा यहां से कि अगले बार यानी कि अगले साल जो ब्रिक्स समिट है उसका आयोजन कहां पे होना है। अगर किसी स्टूडेंट ने करंट अफेयर्स को बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ा तो वो सोचेगा देखो पिछली बार चाइना में हुआ था, उसके बाद साउथ अफ्रीका में हुआ, तो अगली बार कहां पे होगा? ब्राजील में होगा। ऐसे ही चलता है सीक्वेंस वाइज, तो वो ब्राजील टिक करके आ जाएगा। लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा? रशिया। नियम के हिसाब से तो ब्राजील में ही होना चाहिए था, लेकिन रशिया में क्यों होगा फिर? क्योंकि अभी ब्राजील ने इसको होस्ट करने से मना कर दिया था। ये करंट अफेयर्स का पॉइंट है। और क्यों मना कर दिया ब्राजील ने इसको होस्ट करने से? क्योंकि अगले साल ब्राजील G20 को होस्ट कर रहा है, इसीलिए वो दो एक साथ दोनों को होस्ट नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना पॉइंट। अभी 2023 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को होस्ट किया भारत ने। अभी 18वां G20 समिट हमने होस्ट किया। देखो, हमने तो दो को होस्ट किया ना, SCO को भी होस्ट किया, G20 को भी होस्ट किया। भारत तो भारत है भाई। और अभी हमारे G20 की थीम क्या थी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वासुदेव कुटुंबकम। शेरपा थे अमिताभ कांत। और अभी 2023 में 49 नंबर की G7 समिट का आयोजन हुआ जापान में। और अभी याद रखना 2023 में क्वाड समिट को भी होस्ट किया था जापान ने ही। और अगले साल 2024 में क्वाड समिट को होस्ट कर रहा है भारत। अभी न्यूज में आप वैसे कहीं पढ़ोगे कि भारत ने क्वाड समिट को स्थगित कर दिया। स्थगित कर दिया मतलब पोस्टपोन कर दिया। अभी जनवरी में 26 तारीख को वैसे क्वाड समिट होने वाली थी भारत में, लेकिन किसी कारणवश हमने उसको स्थगित कर दिया। अब आगे की डेट देखी जा रही है कब होगा, किस महीने में होगा, लेकिन होगा 2024 में ही, भारत ही होस्ट करेगा। अभी 2023 में आसियान समिट हुई थी इंडोनेशिया के जकार्ता में। अभी बिम्स्टेक को होस्ट किया था थाईलैंड ने। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वाले ये बर्मिंघम यूके में हुए थे। और वैसे हमने पढ़ा था 2026 वाले कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ये भी याद रखना, करंट अफेयर्स का प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया कि अब वो इसे होस्ट नहीं करेगा, उसके पास पैसे का सतुना पानी नहीं बैठ रहा है। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाले ये कतर में हुए थे, जिसको अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा के। और 2026 वाले 3 देशों में होंगे, यूएस, मैक्सिको और कनाडा में।
और समर ओलंपिक्स 2020 वाले टोक्यो में हुए थे, 2024 वाले पेरिस फ्रांस में होंगे और 2028 वाले लॉस एंजल्स में होंगे, जहां पे क्या खास होगा, क्रिकेट को दूसरी बार ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताओ पहली बार क्रिकेट को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था और उसमें कौन विजेता रहा था। बाकी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर मॉरिशस में है, इसकी अध्यक्षता कर रहा है श्रीलंका 2023 से लेकर 2025 तक, और भारत को उपाध्यक्ष बनाया गया। और श्रीलंका के बाद यानी कि 2025 से लेकर 2027 तक भारत इसकी अध्यक्षता संभालेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भर भर के मैंने आपको रिवीजन कराया, जानकारियां दी है, ध्यान। फिर बताओ, अभी हाल ही में जारी मर्सर की क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023 में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा वियना। तो अभी मर्सर ने जीवन गुणवत्ता सूचकांक यानी कि क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023 को जारी किया है। मतलब इसमें यह बताया गया कि रहने योग्य सबसे ज्यादा अच्छा शहर कौन सा है। तो पूरी दुनिया में अगर बात करें रहने के मामले में सबसे अच्छा शहर, तो ये ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना, वो है टॉप पे। आप मुझे बताएंगे वियना ये किस नदी के किनारे स्थित है? मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कई बार, अभी आप कोशिश करो बताने की। और सेकंड नंबर पे स्विट्जरलैंड का शहर है ज्यूरिक, और तीसरे पे है न्यूजीलैंड का ऑकलैंड। जबकि अगर भारत में बात करें रहने योग्य सबसे अच्छा शहर, तो आंसर होगा हैदराबाद। लेकिन इस पूरी लिस्ट में हैदराबाद 153 नंबर पर है। फिर पुणे की बारी आती है जो 154 पे है, और बंगलुरु 156 पे है। अच्छा, यहाँ पे 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन अभी ने एक प्रश्न आपसे पूछा था ना, अभी बता देता हूं आपको उत्तर, नहीं तो फिर मैं भूल जाता हूं। वियना ये किस नदी के किनारे स्थित है? डैन्यूब नदी के किनारे। चलो फिर रैंकिंग का रिवीजन करते हैं। अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे था? 126 नंबर पे था, टॉप पे फिनलैंड है। 126 नंबर पे एक और जगह भारत है, मैं बात कर रहा हूं ग्लोबल पीस इंडेक्स की। भारत तो 126 पे है, लेकिन टॉप पे यहाँ पे आइसलैंड हो गया। अब आइसलैंड एक और जगह टॉप पे है, मैं बात कर रहा हूं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, लेकिन यहाँ पे भारत 127 नंबर पे है, और इस इंडेक्स को जारी किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करेंगे तो भारत चौथे स्थान पर है, तो टॉप पे अमेरिका है। जबकि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 67 नंबर पे है, टॉप पे स्वीडन है, इसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, इसमें भारत 40वें स्थान पर है, तो टॉप पे डेनमार्क है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 161 नंबर पर है, टॉप पे नॉर्वे है, इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने जारी किया। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 131 नंबर पर है, तो टॉप पे सिंगापुर है। एक हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आया था, पहले स्थान पे अमेरिका बताया, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे भारत को बताया था। और वर्ल्ड बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 38 नंबर पर है। एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया था, उसमें भारत 40वें स्थान पर है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है, इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 111वें स्थान पर है, टॉप पे बेलारूस है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 56 नंबर पर है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। और ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत 45 नंबर पर है, तो टॉप पे नीदरलैंड हो गया। एक ग्लोबल वर्क रिमोट इंडेक्स भी पड़ा था, उसमें भारत 64 नंबर पर है, तो टॉप पे डेनमार्क है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 दिसंबर को। तो हर साल 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है कि हर किसी को हर जगह गुणवत्तापूर्ण किफायती स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। इस साल हम 6वां यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मना रहे हैं, और थीम क्या है? सभी के लिए स्वास्थ्य कार्रवाई का समय, हेल्थ फॉर ऑल, टाइम फॉर एक्शन। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूं, ध्यान से सुनना, ये होमवर्क प्रश्न है आपके लिए। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़े होंगे, सतत विकास लक्ष्य, टोटल कितने लक्ष्य हैं? 17 है। कब तक पूरा करना है? 2030 तक। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गुड हेल्थ की बात करता है? और मैं आपको बता दूं, इसी तरह से एग्जाम में प्रश्न बन के आ रहे हैं, यहां से मजाक नहीं कर रहा हूं, सही बता रहा हूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर प्रश्न बन के आ रहे हैं एग्जाम में। और अगर आप में से कोई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि इसके ऊपर मैंने आपको एक ट्रिकी वीडियो भी बना करके दे दिया। आप पूरे YouTube में, अगर वीडियो हमारा आप पहली बार देख रहे हैं तो पूरे YouTube में सर्च मार करके देख लेना, आपको हर टॉपिक के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हर किसी की ट्रिक्स उपलब्ध है YouTube पे, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ट्रिक आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगी। और मिलेगी तो आप उसको भी देखना, और उसके बाद जो अपन ने ट्रिक बनाई है उसको भी देखना, आपको पता चल जाएगा कि ट्रिक किसे कहते हैं। ये ऐसा नहीं है मेरा कोई अहंकार बोल रहा है, बस यूं कहूंगा ये मेरी मेहनत बोल रही है, जिस पे मुझे गर्व है।
तो उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं। आपका एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटना चाहिए बस। और एक बार वो वीडियो देख लोगे आपको सारे याद हो जाएंगे, बार बार देखने की भी जरूरत नहीं है आपको, इतना अच्छे तरह से मैंने आपको बताया है, मजे मजे में याद हो जाएगा सब। बाकी देखो 12 दिसंबर को एक और दिन मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, ये भी याद रखना। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, चलो दिसंबर के इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे था। 2 दिसंबर को 3 दिन थे, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस भी होता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस है। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे और अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस है। 7 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस और सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 9 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। फिर 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ डे भी होता है इस दिन। तो ये अभी तक के दिसंबर के डेज हैं, इनको ध्यान में रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, हाल ही में किस बैंक ने नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया? तो आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया ने। तो अभी बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति सेविंग स्कीम को लॉन्च किया है। तो इसमें महिलाओं को 1 करोड़ रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा और साथ ही कई बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो बैंक के अनुसार ये केवल एक सेविंग अकाउंट ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जिससे महिलाएं वित्तीय रूप से स्वतंत्र रहेंगी और इस योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। और बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि हर नए नारी शक्ति अकाउंट खुलने पर ये CSR फंड में अपनी तरफ से 10 रुपये डालेगा और इस फंड का इस्तेमाल वंचित महिलाओं और बालिकाओं की सहायता में किया जाएगा। CSR मतलब कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब समाज को बेहतर करने के लिए इनकी जो जिम्मेदारी है वो, मतलब जैसे आपने एक खाता खुलवाया तो ये CSR फंड में 10 रुपये डाल देगा, फिर किसी और ने खुलवाया तो फिर उसमें फिर एक और बार 10 रुपये डाल देगा, तो हर अकाउंट खुलने पे 10 रुपये ये डालता जाएगा। देखो बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्थापना 1906 में होती है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। MD CEO अभी नए बने थे, नाम है रजनीश कर्नाटक और इसकी टैगलाइन होती है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। आपको याद है भी RBL बैंक ये न्यूज में था, इसने अभी गो सेविंग अकाउंट लॉन्च किया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया था और एक्सिस बैंक इसने भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। तो ये भी बैंक अभी न्यूज में थे, वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। और हाँ गाइज, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, प्लीज अगर वीडियो पसंद आता है, मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियोस को अपना प्यार जरूर दीजिए, इन्हें लाइक जरूर किया करें। आप वीडियोस को लाइक करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, इससे मुझे पता लगता है कि आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है। मेरे पूरे दिन भर की मेहनत जो इसमें लगती है आपका वीडियो बनाने में, वो पूरी हो जाती है अगर आप वीडियो को पसंद करते हो, इसे लाइक करते हो तो आज का हमारा वीडियो का हम लाइक का टारगेट रखेंगे 5000 लाइक का। देखते हैं कितना जल्दी ये टारगेट पूरा होता है और मुझे खुशी होगी अगर वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे तो। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं क्विज बना के तैयार करता हूँ क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, फ्री में जाकर के इनकी प्रैक्टिस करो। PDF भी आपको वहीं पे मिल जाएगी, क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला ये किसने लॉन्च की? तो आंसर होगा चाइना ने। तो अभी चाइना ने दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला को लॉन्च किया है और इसका नाम है डर्फ, मतलब डीप अंडरग्राउंड एंड अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी फॉर फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में बोलोगे तो डर्फ। तो दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में जिनपिंग पर्वत के नीचे इसे बनाया गया है। इस लैब को कितनी गहरी है? ये 2400 मीटर गहरी है और उम्मीद है कि डर्फ ये डार्क मैटर के वैश्विक खोज में महत्वपूर्ण योगदान देगा। अच्छा देखो, चाइना के बारे में आप जानते ही हो, कैपिटल बीजिंग है, करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जो सारे 2023 के करंट अफेयर्स ही हैं, लेकिन इसमें हमने बात करी है कभी कुछ सबसे ऊंची चीज, कोई सबसे लंबी चीज, सबसे बड़ी चीज, उसी से संबंधित सारे प्रश्न में लेकर के आया हूं। जैसे कि देश का सबसे ऊंचा तिरंगा कहां पे लगाया गया? अमृतसर में, 418 फीट का है ये। देश का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहां बनेगा? लद्दाख में बनेगा। लद्दाख के न्योमा में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहां पे बन रहा है? जम्मू कश्मीर में, चेनाब नदी पे, जिसकी ऊंचाई है 359 मीटर। और भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर ये चंडीगढ़ में लगाया गया था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया कहां पे? लद्दाख में, उमलिंगला दर्रे पर। और भारत का सबसे ऊंचा डैम
ये है टिहरी डैम, ये उत्तराखंड में मिलेगा भागीरथी नदी पर। ये स्टैटिक प्रश्न हो गया। अच्छा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा चोटी है, सिक्किम में आपको मिलेगी और ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची है। और अगर पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल ये कौन सा है? कुंचिकल वाटरफॉल है, ये वराह नदी पर मिलेगा कर्नाटक में, 455 मीटर ऊंचा है। अच्छा, ये बताओ विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा ये कहाँ पे स्थापित की गई? तो आंसर होगा बोलीविया में। तो कुछ करंट अफेयर्स के और कुछ स्टैटिक पॉइंट्स यहाँ पे हमने कवर करे, ध्यान में रखना, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट ZQ-2Y3 से किसने सफलतापूर्वक उपग्रह को लॉन्च किया? तो आंसर होगा चाइना ने। तो चाइना का रॉकेट है ये ZQ-2Y3 और इसकी खास बात क्या है कि ये मीथेन संचालित रॉकेट है। मीथेन यानी कि CH4, यानी कि इसमें फ्यूल के रूप में मीथेन को यूज किया गया है। अब देखो, अगर आप डेली क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आपको याद आएगा कि यार ये इसी तरह का प्रश्न तो कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था कि चाइना ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट लॉन्च किया था। फिर वापस से हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, प्रश्न में ही उत्तर है। हमने पढ़ा था चाइना ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट लॉन्च किया था, लेकिन अभी उसने उस रॉकेट से उपग्रह को लॉन्च किया है, सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है, और ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं प्रश्न। अच्छा, इस रॉकेट को किस कंपनी ने बनाया? लैंड स्पेस कंपनी ने। और इस रॉकेट से 3 उपग्रह, 3 सैटेलाइट लॉन्च किए गए। तो याद रखना, ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है कि जब मीथेन संचालित रॉकेट से सैटेलाइट को लॉन्च किया गया हो। अच्छा, मीथेन को एज अ फ्यूल यूज करने का क्या क्या फायदा है? तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि इससे कम प्रदूषण होता है और ऊपर से कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, यानी कि सस्ता पड़ता है। और मीथेन गैस, इसे याद रखना मार्स गैस भी कहा जाता है, जो कहाँ कहाँ से निकलती है? जो दलदली भूमि से निकलती है, और जुगाली करने वाले जो पशु हैं वहां से, और जो धान के खेत होते हैं वहां से भी मीथेन गैस निकलती है। अच्छा, इसी तरह से अब मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं। हमने कुछ सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था, तो किस रॉकेट से लॉन्च किया था, ये वाले प्रश्न। एक तो NVS-01 की बात करें, ये नेविगेशन की सेकेंड जनरेशन का पहला सैटेलाइट है। इसको GSLV F12 की सहायता से लॉन्च किया गया था। और अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 07, जानूस 01 और आजादी सेट 2, इन तीनों सैटेलाइट को लॉन्च किया था हमने SSLV D2 से। याद रखना, ये भारत का सबसे छोटा रॉकेट है। और भूटान का एक सैटेलाइट है INS-2B, इसको हमने PSLV C54 से लॉन्च किया। एक सिंगापुर का सैटेलाइट हमने लॉन्च किया था टेलियोस 2, PSLV C55 की सहायता से। ये प्रश्न एग्जाम में आया था, अभी RAS का एग्जाम हुआ था। और PSLV C56 से सिंगापुर का ही एक सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम है DSSAR। और PSLV C57 से आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शीट है, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा जावेद अख्तर को। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल, याद रखना, इसका आयोजन होगा 3 से लेकर 7 जनवरी 2024 तक। कहाँ पे? छत्रपति संभाजी नगर, मुंबई में। ये इसका नवा संस्करण होगा। और यहीं पे जावेद अख्तर को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जावेद अख्तर, याद होगा आपको, इस साल इनके ऊपर एक बुक आई थी जिसका नाम है जादूनामा। बता सकते हो उस बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा अरविंद मंडलोई ने। बाकी वहीदा रहमान, अभी दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको मिला था, 53वां संस्करण था, 2021 के लिए मिला था। आशा भोसले, दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला। और माइकल डगलस, हॉलीवुड एक्टर हैं, अभी जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का जो 54वां संस्करण हुआ था गोवा में, वहाँ पे इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। तो ये सारे नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, खतरनाक इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को कहाँ मंजूरी दी? तो आंसर होगा चेन्नई। हम बात कर रहे हैं शहरी बाढ़ शमन परियोजना की, यानी कि फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है बाढ़ के प्रभाव को कम करना। तो याद रखना, भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दे दी है। क्यों? चेन्नई में बाढ़ से निपटने के लिए।
और इसमें जो खर्चा आएगा 61.29 करोड़ रुपीस। इसके लिए हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से वित्तीय सहायता ली है। ये एक बहुत ही बारीक सा पॉइंट है, आपको हर जगह कोई नहीं बताएगा, लेकिन याद रखना प्रश्न ऐसे ही बनते हैं कि इसके लिए किस बैंक से हमने सहायता ली है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, अभी चेन्नई में बाढ़ क्यों आई? तो चक्रवात मिचोंग जो आया था उसी कारण से। अब यहां से एक प्रश्न बन जाएगा, चक्रवात मिचोंग का नाम किसने रखा? तो आंसर होगा, चलो मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप ही लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। बाकी देखो, बाढ़ की बात हुई है, फ्लड की बात हुई है, तो 2-3 पॉइंट्स मैं आपको याद दिलाऊं तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक से क्या मतलब हो गया कि इस नदी में बाढ़ आती है तो बहुत तबाही मचाती है ये यहाँ पे। इसी के लिए अभी कोसी मोची जोड़ परियोजना भी लाई गई है। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? हुआंगहो नदी को। इसे येल्लो रिवर भी कहा जाता है। अच्छा, मेरे एक प्रश्न का और उत्तर दो, येल्लो केक ये किसे कहते हैं? येल्लो केक, बड़ा प्यारा प्रश्न है ये। और बंगाल का शोक ये दामोदर नदी को कहा जाता है। वैसे चेन्नई से याद होगा, चमड़ा अनुसंधान केंद्र मिलेगा चेन्नई में। और भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना ये कहाँ पे खुला? चेन्नई में। और अभी 2023 में स्क्वैश वर्ल्ड कप हुआ था चेन्नई में। और पिछले साल 2022 में जो 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड हुआ था, ये पहली बार भारत में हुआ था और चेन्नई में हुआ था। अभी भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट ये किस शहर में लॉन्च की गई? तो भी आंसर होगा चेन्नई। और भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट ये कहाँ पे स्थापित किया गया? चेन्नई में। तो इन सब कारण से चेन्नई आपका न्यूज में था। वैसे आईपीएल भी अभी जो हुआ था, मेंस आईपीएल 2023 का 16वां संस्करण चेन्नई सुपर किंग ने ही जीता था गुजरात टाइटंस को हरा के, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, हाल ही में चर्चा में रहे प्रथमेश जावकर और परनीत कौर का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा तीरंदाजी से। एक्चुअली में अभी ताइपे आर्चरी ओपन 2023 का आयोजन हुआ था 8 से लेकर 10 दिसंबर 2023 तक। कहाँ पे? चीनी ताइपे के ताओ युआन शहर में। और इसमें भारत ने टोटल 4 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज है। तो ये जो 2 गोल्ड है ना, ये इन्होंने जीते हैं। वुमेन्स कंपाउंड इवेंट में तो परनीत कौर ने, और मेंस कंपाउंड इवेंट में प्रथमेश जावकर ने। सिल्वर लेकर के आई है ज्योति सुरेखा वेन्नम और ब्रोंज जीता है अमन सैनी ने। तो यही प्रश्न में पूछा गया, इनका संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से है। अच्छा, तीरंदाजी से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम आपको याद आएगा, वो नाम सुनते ही हमारा मन शीतल हो जाता है उनकी मेहनत देख करके। मैं बात कर रहा हूँ शीतल देवी की। ये पैरा तीरंदाजी प्लेयर है, पैरा आर्चरी प्लेयर। और इनका नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि अभी सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का खिताब इन्हें मिला था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है इनका, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कौन सा देश विश्व में अफीम का सबसे बड़ा स्रोत बन गया? तो आंसर होगा म्यांमार। तो भी संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें कहा है कि देश में गृह युद्ध के कारण लगातार तीसरे साल बढ़ती खेती के बाद म्यांमार 2023 में दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। 2022 में तालिबान के द्वारा नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के बाद अफगानिस्तान में अफीम की खेती में 95% की कमी आई है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपको एडिशनल करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। दुनिया की तीसरी सबसे वैल्यूएबल टोबैको कंपनी कौन सी बन गई है? अफीम की बात चली है तो मुझे याद आ रहा है ये, तो आंसर होगा आईटीसी लिमिटेड। और म्यांमार से याद आएगा आपको कि मैंने एक प्रश्न भी आपसे पूछा है कई बार कि चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया था, उसका नाम ऑपरेशन करुणा है। और मोचा चक्रवात का नाम किसने रखा था? यमन ने। और अभी म्यांमार ने भी एक चक्रवात का नाम रखा था, उसका नाम क्या है? मिचोंग। मिचोंग का नाम म्यांमार ने रखा था। अभी भारत ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह का संचालन भी शुरू कर दिया। बंदरगाह यानी कि पोर्ट, सितवे पोर्ट कहाँ पर है? म्यांमार में। म्यांमार की कैपिटल भी ध्यान रखना नेपिटो होती है, करेंसी है म्यांमार क्यात। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करूंगा पसंद आया होगा सेशन। और एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो अब तो आपका सेशन एंड हो गया, बस करंट अफेयर्स का कल वाला हम रिवीजन करेंगे। तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। सिर्फ आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे आपको टच करना है, यहाँ पे नीचे। अब भूलना मत, मैंने याद दिला दिया है। चलो फिर कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था किसे 33वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा पुष्पा भारती को, उनके लेख यादें यादें और यादें के लिए। राजस्थान के नए सीएम बन गए भजन लाल शर्मा। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने डोनाल्ड टस्क।
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया आपने 10 दिसंबर को। और किसे कर्मवीर चक्र पदक 2023 और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया? डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार को। आईसीसी ने किसे नवंबर 2023 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना? ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के। और एक दिन में 18 जीआई टैग पाने वाला पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। किसे इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कबीर बेदी को। किसने विकसित भारत @ 2047 युवाओं की आवाज योजना लॉन्च की? प्रधानमंत्री मोदी ने। संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को दिवाली पावर ऑफ द वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बान की मून। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था लिथियम आयन बैटरी के आविष्कारक का निधन हो गया, नाम बताओ। तो आंसर होगा जॉन गुडेनफ। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।